हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज के सेशन में हम आपका रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। इन टुडेज सेशन वी विल लर्न अबाउट ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर कैसे होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब डॉक्टर के पास आपके मम्मी पापा या कोई भी फैमिली मेम्बर या आप खुद भी जब अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाते हैं तो वो लोग यहाँ पर कोई कफ बांधते हैं, मतलब कोई ग्रीन कलर का एक बेल्ट बांधते हैं आपके अपर आर्म के तरफ। तो उससे मतलब फिर आप देखते हो कि मर्क्यूरिक मीटर काउंट होता है, मतलब मेजरमेंट किया जाता है, जो एक मीटर लगा हुआ होता है उसके ऊपर। तो एक्चुअली ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है और ब्लड कैसे प्रेशराइज होता है, मतलब ब्लड का पंपिंग वगैरह। आज के सेशन में हम वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। और आज का सेशन देखने से पहले मेक श्योर कि आप पहले का सेशन ज़रूर देखें, बिकॉज ऑल दी सेशंस ऑफ दिस चैप्टर आर वेरी important. This chapter contains a weightage of 8 to 10 marks and it is very important from boards as well as from entrance point of view. So let's start with our today's session. Right. So आज का जो सेशन है हमारा that is blood pressure, जिसको हम BP बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर को कैसे चेक किया जाता है, उसके लिए कौन से कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, ये सारी चीज़ें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है ब्लड प्रेशर का। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या बताया जा रहा है। The pressure exerted by blood on the wall of blood vessels is called as blood pressure। मतलब ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये आपकी ब्लड वेसल है। ये क्या है? ये आपकी ब्लड वेसल है, मतलब आर्टरी या आयोर्टा या वेन, कोई भी ये ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल के अंदर से क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। तो जब ब्लड इस वेसल के अंदर आता है तो जितने प्रेशर से वो इस वेसल के अंदर आता है, उस प्रेशर की वजह से आपका ये ब्लड वेसल एक्सटेंड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, डायलेट हो जाता है। तो मतलब ब्लड के वजह से हमारे आर्टरी के ऊपर या ब्लड के वजह से हमारे ब्लड वेसल के वॉल के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, मतलब इमेजिन करो कि आपका ये ब्लड वेसल पहले ऐसा रहा होगा, पहले पतला रहा होगा, लेकिन इसके अंदर जब ब्लड आना स्टार्ट हुआ तो अचानक से ये ब्लड वेसल एक्सपांड हो गया। क्यों एक्सपांड हुआ? क्योंकि ब्लड इतनी फोर्स से आया, जितनी फोर्स से ब्लड आएगा उतना ज़्यादा प्रेशर ब्लड वॉल पे पड़ेगा। किसके ऊपर पड़ेगा? ब्लड वेसल की वॉल पर पड़ेगा। सो ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, एक्सर्टेड मीन्स गिवन बाय ब्लड। किसके वजह से प्रेशर आ रहा है? ब्लड की वजह से। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, किसके ऊपर प्रेशर ला कौन रहा है? ब्लड ला रहा है, क्योंकि हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो पंप करते टाइम वो एकदम से ब्लड रिलीज करता है, और जब एकदम से ब्लड रिलीज होता है तो वो झटके से ब्लड वेसल के अंदर जाता है विद अ पर्टिकुलर फोर्स। और जिस फोर्स से वो ब्लड वेसल के अंदर जाता है तो ब्लड वेसल के ऊपर अचानक से प्रेशर पड़ता है। मतलब पहले वो वेसल खाली थी, अब तुम अचानक से उसमें ब्लड डाल रहे हो तो उसके वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर तो हमारी ब्लड वेसल के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो वो ब्लड वेसल अचानक से, पहले छोटी थी अब अचानक से डायलेट हो जाएगी, मतलब बीट करेगी। ब्लड वेसल क्या करेगी? बीट करेगी, पल्स करेगी। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। मतलब ब्लड की वजह से हमारे ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर यूज़ करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है, मतलब आपने जो मैं बता रही थी आपको, ग्रीन कलर का जो कफ यूज़ करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं उसको हम? स्पिग्मोमैनोमीटर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये जो वर्ड दिया गया है उसको अच्छे से समझ लें। सो इट इज़ मेजर्ड बाय द स्पिग्मोमैनोमीटर। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड फ्रॉम द आर्टरीज। तो जब हमको ब्लड प्रेशर मेजर करना होता है तो यूजुअली हम कौन से ब्लड वेसल से मेजर करते हैं? आर्टरीज से। हमारी बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और आर्टरी में ब्लड डायरेक्ट हार्ट से आता है। सो आर्टरीज के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। सो इसीलिए हम किसका प्रेशर मेजर करते हैं? आर्टरीज का प्रेशर मेजर करते हैं अगर हमको ब्लड प्रेशर चेक करना है। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया? पक्का? आगे बढ़ें। ऑल राइट। तो हमने ब्लड प्रेशर का इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर से। मतलब आपको आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी, पहले ब्लड प्रेशर मेजर कैसे करते हैं वो बताऊंगी। मैं सीक्वेंस में नहीं जा रही हूँ, मतलब इस टॉपिक के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे वाला पार्ट पहले बताऊँ और फिर मतलब थोड़ा सा पीछे वाला जो पार्ट है, मतलब जो पहले आता है वो बाद में बताऊँ और जो बाद में आता है वो पहले बताऊँ। ये मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से है। अलग अलग टीचर्स का अलग अलग तरीका होता है सिखाने का। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पहले ये पता होगा कि ब्लड प्रेशर मेजर कैसे करते हैं, ब्लड प्रेशर वाली मशीन को यूज़ कैसे करते हैं, तो आप बेटर कनेक्ट कर पाओगे कि एक्चुअली जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं आर्टेरियल ब्लड प्रेशर और मतलब सिस्टोलिक
सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, उसका मतलब क्या होता है ये आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी ने एक ना एक बार तो ब्लड प्रेशर मेजर करवाया ही होगा, चाहे बचपन में स्पोर्ट्स के टाइम पे, या पेरेंट्स का देखा होगा कि डॉक्टर कैसे उनका ब्लड प्रेशर मेजर करता है। तो जो चीज़ें इमेजिन करने के लिए इजी होती हैं वो पहले कवर कर लेंगे, ताकि जो अनइमेजिनरी वाला पार्ट है या जो हमने देखा नहीं है, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वो आपको आसानी से समझ में आए। तो पहले हम देखेंगे मेजरमेंट वाला पार्ट, मतलब ब्लड प्रेशर मेजर कैसे करते हैं, और फिर पहले वाला पार्ट कवर करेंगे। मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, मैं बस थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर रही हूँ एज पर माई कन्वीनियंस। यू कैन स्टडी एज पर योर कन्वीनियंस। सो यहाँ पर क्या बताया गया है, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, स्पिग्मोमैनोमीटर। इस वर्ड को 10 टाइम्स लिखकर इसका स्पेलिंग प्रैक्टिस करो, बिकॉज यू पीपल आर पथेटिक इन स्पेलिंग्स। आप लोग स्पेलिंग्स बहुत रॉन्ग लिखते हो, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज कि स्पेलिंग अगर रॉन्ग होगी तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डिवाइस और स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट। सो हमको यहाँ पर क्या बताया गया है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पिग्मोमैनोमीटर। This instrument consists of inflatable rubber bag cuff covered by a cotton cloth। अब देखो, आपको यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश की है। माई डायग्राम इज नॉट दैट गुड, बट आई होप दैट दिस विल हेल्प यू इन इमेजिनिंग कि स्पिग्मोमैनोमीटर कैसे दिखाई देता है। ये ब्लड प्रेशर मेजर करने का मशीन है, मतलब एक डिवाइस है। तो ये डिवाइस हमको कैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमको कुछ रीडिंग्स दिखाई दे रही हैं जो आपको हेल्प करेंगी मेजरमेंट लेने के लिए। इस साइड भी ऐसे होंगी। ओके, मैंने एकदम रफ बनाया है, प्लीज़ इसको एग्जैक्ट एक्यूरेट मत समझना, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये स्पिग्मोमैनोमीटर है। स्पिग्मोमैनोमीटर के ऊपर क्या होता है, देखो पैराग्राफ में क्या बताया गया है, इट कंसिस्ट ऑफ अ रबर बैग। ये जो हाथ में बांधते हैं ना, इधर पे जो बांधते हैं, दैट इज़ अ रबर बैग, उसको कफ बोलते हैं। कफ मतलब क्या होता है, हथकड़ी, हैंड कफ। तो ऐसा ये कफ है जो रबर का बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कॉटन के कपड़े से उसको कवर कर दिया गया है। मतलब अंदर से वो रबर है और बाहर से उसको कॉटन के कपड़े से कवर कर दिया गया है, ताकि जब आप किसी पेशेंट के ऊपर वो कफ लगाओ तो उसको अनकंफर्टेबल ना हो, क्योंकि रबर शरीर में स्टिक करती है, तो अनकंफर्टेबल ना हो, इसीलिए उसको कॉटन के क्लॉथ से कवर कर दिया गया है। ओके, सो ये जो कफ होता है, मतलब ये जो कॉटन नहीं, ये जो रबर बैग होता है, रबर बैग कफ विच इज़ कवर्ड बाय अ कॉटन क्लॉथ, इसको हम क्या करते हैं, अपने चेस्ट के बाजू वाला जो हाथ रहता है, मतलब लेफ्ट आर्म के ऊपर की तरफ लगाते हैं, बाइसेप की तरफ लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, बाइसेप की तरफ, क्योंकि हार्ट के, अगर हमको ब्लड प्रेशर मेजर करना है तो हार्ट से सबसे ज़्यादा नज़दीक जो पार्ट है वहाँ का प्रेशर मेजर करेंगे तो आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस सेशन में कि हार्ट का प्रेशर, मतलब जो ब्लड का प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा हार्ट के आसपास में होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है बॉडी में, ब्लड प्रेशर लो होते जाता है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ से ब्लड निकल रहा है प्रेशर वहाँ पर होगा। तो हार्ट से ब्लड निकल रहा है तो ज़्यादा प्रेशर हार्ट के नज़दीक वाले एरिया में होगा। तो हार्ट के नज़दीक वाले एरिया में लेफ्ट आर्म जो होता है वो सबसे नज़दीक वाला एरिया होता है। ओके, सो हम क्या करेंगे, देखो थ्योरी में आपको क्या बताया गया है, इट इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स टू अ मर्क्यूरी मैनोमीटर। ये जो आपका कफ होता है, ये जो मतलब जो कपड़ा आप अपने हाथ में बांधते हो, उसमें से 2 ट्यूब्स निकलती हैं। देखो, एक ये ट्यूब और एक ये वाली ट्यूब। तो एक ट्यूब जो निकल रही है वो किसको कनेक्ट कर रही है, इट इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स टू अ मर्क्यूरी मैनोमीटर ऑन वन साइड। ये जो ट्यूब निकल रही है ये मर्क्यूरिक मैनोमीटर से निकल रही है। मर्क्यूरिक मैनोमीटर मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइस है, इसके अंदर मर्क्यूरी होता है। ये अंदर ये जो कैपिलरी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ होता है। तो जब आप ब्लड प्रेशर चेक करोगे, जब आपका आर्टरी पंप करेगा तो अंदर का मर्क्यूरी ऊपर नीचे होगा। मतलब जैसे समझो आप कोई चीज़ मेजर करते हो, जैसे पानी मेजर करते हो तो कैसे पानी भरते जाता है तो हमको रीडिंग्स दिखाई देती हैं, वैसे हार्ट बीट जब हम मेजर करते हैं तो जब अपना हार्ट बीट करेगा तो इसके अंदर, ये ट्यूब के अंदर प्रेशर आएगा। ट्यूब के अंदर प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर मर्क्यूरिक मैनोमीटर में जाएगा, जिससे अंदर का मर्क्यूरी अचानक से राइज हो जाएगा। ओके, सो आपके हैंड कप से जो 2 ट्यूब्स निकल रहे हैं, जो ये रबर वाला बैग है, इसके अंदर से जो 2 ट्यूब्स निकल रहे हैं, एक ट्यूब मर्क्यूरिक मैनोमीटर से कनेक्टेड है, मतलब जो डिवाइस है उससे कनेक्टेड है, और एक ट्यूब आपके ये इन्फ्लेटेड रबर बल्ब से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, रबर बल्ब से कनेक्टेड है। इसको रबर बल्ब बोलते हैं, इसको रबर बैग बोलते हैं। और ये जो 2 ट्यूब्स निकल रही हैं, एक ट्यूब्स मर्क्यूरिक डिवाइस से कनेक्टेड है, मतलब कि मर्क्यूरिक मैनोमीटर, और एक ट्यूब जो है वो रबर बल्ब से कनेक्टेड है। तो देखो थियोरी में क्या बताया गया, इट इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स टू अ मर्क्यूरिक मैनोमीटर ऑन वन साइड
and a rubber bulb on the other side. एक tube is connected to manometer, mercuric manometer, and the other tube is connected to rubber bulb. Okay. अब देखो क्या बताया गया है, अब एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज़ है. ड्यूरिंग मेजरमेंट डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब ब्लड प्रेशर मेजर करना होता है तो मेजरमेंट के टाइम पे क्या करते हैं, वो पहले तो इंसान को यानी कि पेशेंट को बोलते हैं लेट जाओ, बेड के ऊपर उनको लेटने के लिए बोलते हैं. सो ड्यूरिंग मेजरमेंट द पर्सन इज आस्क्ड टू लाई इन अ स्लीपिंग पोजीशन. जिस पोजीशन में इंसान सोता है, मतलब वी लाई डाउन. ओके, सो वैसे ही डॉक्टर क्या बोलते हैं पर्सन को कि आप लेट जाओ, क्योंकि लेटोगे तो आपकी बॉडी रेस्ट पे जाएगी, और जब बॉडी रेस्ट पे जाएगी तब आप प्रॉपर ब्लड प्रेशर मेजर कर पाओगे. अगर आप भाग भाग के आए हो तो वैसे ही आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, तो आपको कुछ बीमारी नहीं भी होगी तो भी आपका ब्लड प्रेशर हाई दिखाएगा. इसीलिए पहले बॉडी को रेस्ट पे डाला जाता है, मतलब बॉडी को शांत कराया जाता है और फिर ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, ताकि सच में पता चले कि ब्लड प्रेशर का एक्चुअल रीज़न क्या है. ओके, कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से है या फिजिकल हार्डवर्क की वजह से है. ओके, so during measurement the person is asked to lie in a sleeping position. The instrument is placed at the level of heart. इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहाँ पर रखते हैं, मतलब डॉक्टर आपको लेटने के लिए बोलते हैं और आपके हाथ के बाजू में ये डब्बा रखते हैं. ओके, सो द इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस्ड एट द लेवल ऑफ हार्ट. आपके हार्ट के बाजू में, आपका जो हाथ है उसके बाजू में ये डब्बा रखेंगे ताकि वो हार्ट से नज़दीक रह सके. ओके, एंड द कफ इज टाइटली रैप्ड अराउंड द अपर आर्म. और ये जो रबर बैग होता है, ये जो रबर बैग होता है, कफ जो होता है, उसको हम कहाँ पर बांध देते हैं, अपने आर्म के ऊपर. जो हमारा लेफ्ट अपर आर्म होता है, कहाँ पर बांध देते हैं इसको हम, अपने अपर आर्म की तरफ, जो ये ऊपर की बाजू होती है. ऐसे डॉक्टर कपड़ा ऊपर करने के लिए बोलता है और फिर क्लॉथ को ऊपर करके वो यहाँ पर कफ बांध देता है. क्या कर देता है, वो जो रबर बैग है, ये जो रबर बैग है, डॉक्टर उनको यहाँ पर बांध देते हैं. ओके, सो द रबर बैग इज रैप्ड अराउंड द अपर आर्म. The cuff is inflated till the brachial artery is blocked due to external pressure. अब क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि हम इस कफ के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं. क्या करते हैं, इतना ज़्यादा. ये रबर से हम क्या करेंगे, इस रबर से हवा भरेंगे इस बैग के अंदर. देखो, सुनो, इमेजिन करने की कोशिश करो मैं क्या बता रही हूँ. इमेजिन करो ये आपका रबर कफ है, मतलब जो आप अपने हाथ के बाजू में बांधते हो. यहाँ पर समझो मैंने ये कफ बांधा हुआ है और यहाँ से 2 ट्यूब्स निकली हुई हैं. एक ट्यूब मशीन के साथ कनेक्टेड है और एक ट्यूब रबर बल्ब से कनेक्टेड है. ये रबर बल्ब के वजह से जितना मैं इस रबर बल्ब को प्रेस करूंगी उतनी हवा मेरे इस कफ में भरती जाएगी. तो मैं प्रेस कर रही हूँ, हवा भर रही है, प्रेस कर रही हूँ, हवा भर रही है. इतनी हवा भर जाएगी कि ये एकदम टाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है. आपके हाथ का पूरा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है. मतलब देखो पैराग्राफ में क्या बताया गया है हमको इधर पे, द कफ इज़ इन्फ्लेटेड. मतलब ये जो कफ है इसको हम इतना ज़्यादा इन्फ्लेट कर देते हैं. इन्फ्लेट मतलब इतना ज़्यादा हवा भर देते हैं. टिल द ब्रेकियल आर्टरी इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर. ब्रेकियल आर्टरी कहाँ प्रेजेंट रहती है, हमने लास्ट सेशन में देखा था कि बॉडी में आर्टरीज, कुछ आर्टरीज ऐसी होती हैं जो मसल के अपर लेयर पे प्रेजेंट होती हैं, मतलब जो आसानी से फील कर सकते हैं. वैसे मोस्ट ऑफ द आर्टरीज मसल के एकदम डीप लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं. लेकिन कुछ आर्टरीज जैसे ब्रेकियल आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी, फिर और कौन सी आर्टरी हमको बताई गई थी, देखो आपने डायग्राम देखा था, रेडियल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, ऐसे कुछ आर्टरीज के बारे में हमने देखा था जो मसल के अपर लेयर पे प्रेजेंट है. तो हम क्या करते हैं, हमारे हाथ के पास यहाँ पर जो ब्रेकियल आर्टरी प्रेजेंट है जो बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट कर रही है. मतलब इमेजिन करो, अगर मैं तुमको ड्रॉ करके बताऊँ, प्लीज़ ट्राई टू एडजस्ट एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ माई डायग्राम. ये इमेजिन करो कि ये आपका हाथ है. ओके, सो यहाँ से जो ब्रेकियल आर्टरी जा रही है, यहाँ पर आपका हार्ट है. ओके, हार्ट से आयोटा निकल रहा है और आयोटा से जो सबसे बड़ी आर्टरी निकल रही, सबसे बड़ी नहीं बोल सकते बट वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टरी जो निकलेगी दैट इज ब्रेकियल आर्टरी. यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी है और ये ब्रेकियल आर्टरी में क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रहा है. क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रहा है. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अपने अपर आर्म की तरफ, जो मेरा ये बाइसेप वाला रीजन है, अपर आर्म की तरफ डॉक्टर क्या करते हैं, ये कफ बांध देते हैं. ये रबर का कफ यहाँ पर बांध दिया डॉक्टर ने. ओके, यहाँ पर ऐसे रबर का कफ लगा दिया. अब इस रबर कफ के अंदर इतना हवा भर रहे हैं डॉक्टर, इतना हवा भर रहे हैं कि यहाँ से पूरा ब्लड प्रेशर रुक जा रहा है. क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर रुक गया है, मतलब ब्लड फ्लो रुक गया. क्या हो गया, यहाँ पर ब्लड फ्लो रुक गया. अब यहाँ से कोई ब्लड आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है, जैसे समझो अगर आप ज़ोर से अपने हाथ को दबा के रखो, या सिंपल एग्जांपल दूं, आपने देखो बचपन में किया होगा बहुत बार, उंगली में रबर बैंड बांध लिया होगा. पेपर चेक करते करते या टीचर्स की ऐसी आदत होती है
कि वो रबर बैंड हाथ में बांध देते हैं या उंगली में बांध देते हैं तो उंगली नीली पड़ने लग जाती है, ठंडी हो जाती है। तो वैसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो अपर आर्म के ऊपर ये कफ बांध देते हैं और उसमें इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन करते हैं, इतनी ज़्यादा हवा भरते हैं कि ऊपर से ब्लड आना रुक ही जाए, मतलब एकदम से मसल टाइटली बंध जाएगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा। ये ब्रेकियल आर्टरी है। कौन सी आर्टरी है? ब्रेकियल आर्टरी है। तो जब आपका ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? सी द कफ इज इन्फ्लेटेड टिल द ब्रेकियल आर्टरी इज ब्लॉक्ड ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। हमने क्या किया? ब्रेकियल आर्टरी को ब्लॉक कर दिया एक्सटर्नल प्रेशर से, मतलब अपने इस रबर बैग के अंदर इतनी हवा भरी कि यहाँ का मसल पूरा टाइटली एकदम सिकुड़ गया, एकदम जकड़ गया है यहाँ का मसल। ओके, ऑल राइट। Then pressure in the cuff is slowly lowered till the first pulsatile sound is heard। तो अब आगे क्या बोला गया है हमको इधर पे कि एक बार आप अपने रबर कफ को पूरी तरीके से टाइट कर देते हो, आपने अपने रबर कफ को पूरी तरीके से टाइट कर दिया, तो जब पूरी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन रुकने के बाद आप क्या करते हो? धीरे धीरे करके ये जो नॉब इधर दिया गया है, देखो ध्यान से देखो, ये जो नॉब इधर पे बनाया गया है, धीरे धीरे करके आप उसमें से एयर रिलीज करना स्टार्ट करते हो। क्या करते हो? धीरे धीरे करके एयर रिलीज करना स्टार्ट करते हो। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि आपने कोई बलून फुलाया फुलाया फुलाया, पूरी तरीके से वो बलून ब्लो हो चुका है। अब उस बलून को आप धीरे धीरे करके उसका माउथ ओपन करना स्टार्ट करो तो हवा आना बाहर स्टार्ट हो जाएगी और बलून कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बलून पिचकना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमने पहले इस हैंड कफ को, यहाँ पर जो हमने रबर का बैग बांधा था ये वाला, इसको हमने हवा भर भर के फुगा दिया ताकि ऊपर से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए। यहाँ पे क्या हो गया? ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है। अब धीरे धीरे करके मैं इसको लूज करना स्टार्ट करूँगी, मतलब इसके अंदर की हवा को बाहर निकालना स्टार्ट करूँगी। तो क्या होगा? यहाँ से अचानक से फोर्स में ब्लड आएगा। क्या होगा? जैसे ही थोड़ी सी हवा हम निकालेंगे और हमारी आर्टरी को थोड़ी सी भी जगह दिखाई देगी तो यहाँ पे जितना भी ब्लड ब्लॉक हो गया था वो अचानक से आर्टरी में घुसेगा। और जैसे ही वो ब्लड पहली बार, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्लॉक होने के बाद जब हम हवा निकाल रहे हैं, जब आर्टरी खोल रहे हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब वो आर्टरी खुलती है और उसके अंदर अचानक से प्रेशर पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं आर्टेरियल प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको हम? आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। मतलब कि इन्फ्लेशन करने के बाद, ब्लड को ब्लॉक करने के बाद तुमने जब उस ब्लॉकेज को खोला तो फर्स्ट टाइम जब ब्लड अंदर गया आर्टरी के अंदर, जैसे ये ब्लड आर्टरी के अंदर आएगा, देखो अगर मैं तुमको यहाँ पर नीचे ड्रॉ करके बताऊँ, मैंने क्या किया था, यहाँ पर समझो ये आर्टरी है, इस ब्लड को मैंने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया था। क्या कर दिया था? ब्लॉक कर दिया था। अब मैं अगर इस ब्लॉकेज को खोल दूंगी, थोड़ा सा भी अगर मैं इधर पे गैप बना दूंगी तो अचानक से पूरा भरा के ब्लड अंदर घुस जाएगा। थोड़ा सा भी अगर गैप मिल गया, थोड़ा सा भी ये रबर बैग पचक गया तो एकदम से आर्टरी पूरा प्रेशर डालेगी। तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको हम? आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। और इसकी वजह से आपकी आर्टरी में पहली पल्स फील होती है। क्या होती है? पहली पल्स फील होती है, मतलब आपकी आर्टरी अचानक से फूल जाती है, मतलब आर्टरी बीट करती है। क्या करती है? बीट क्यों करती है? क्योंकि आपने अचानक से जो आर्टरी ब्लॉक थी उसके अंदर आपने ब्लड डाला। तो जब आर्टरी के अंदर ब्लड जाएगा तो आर्टरी क्या करेगी? रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आर्टरी पल्स करना चालू करेगी। तो देखो पैराग्राफ में हमको यही बताया गया है, द प्रेशर इन द कफ इज स्लोली लोवर्ड। कफ के अंदर का प्रेशर हम धीरे धीरे करके कम करेंगे टिल द फर्स्ट पल्सेटाइल साउंड इज हर्ड। मतलब डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सुनते रहते हैं कि यहाँ का आर्टरी जैसे ओपन हो रहा है तो फर्स्ट साउंड कैसे सुनाई देगा। मतलब जब ब्लड ब्लॉकेज हो गया था तो पल्स स्टॉप हो गई थी। क्या हो गई थी? यहाँ के आर्टरी की पल्स स्टॉप हो गई थी। डॉक्टर देखो यहाँ पर स्टेथोस्कोप रखते हैं आपके एल्बो के ऊपर, मतलब जहाँ पर डॉक्टर कफ बांधते हैं उस कफ के नीचे डॉक्टर स्टेथोस्कोप रखते हैं। तो डॉक्टर को स्टेथोस्कोप से सुनाई देता है जैसे ही अपना आर्टरी बीट करना स्टार्ट करता है। तो धीरे धीरे करके जैसे आप ये नॉब की मदद से अंदर का इन्फ्लेशन कम करोगे, मतलब अंदर जो ये रबर का जो कफ था जो आपने इन्फ्लेट करके रखा था, धीरे धीरे करके जैसे आप इसके अंदर से हवा निकालोगे तो आर्टरी को जैसे अगर इतनी सी भी जगह मिलेगी तो वो ब्लड क्या करेगा? आर्टरी के अंदर घुस जाएगा। तो आर्टरी के अंदर जैसे ये ब्लड घुसेगा तो आर्टरी अचानक से एक साउंड प्रोड्यूस करेगी क्योंकि आर्टरी के अंदर ब्लड एंटर किया है। तो जब आर्टरी के अंदर वो साउंड प्रोड्यूस होगा तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट पल्सेटाइल साउंड। क्या बोलेंगे उसको हम? फर्स्ट पल्सेटाइल साउंड। At this moment
प्रेशर इंडिकेटेड इन मैनोमीटर इज सिस्टोलिक प्रेशर। तो क्या होगा पता है, यहाँ पे जैसे ही ये ब्लड एंटर होगा, मतलब समझो यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर हमारी आर्टरी को जगह मिला तो आर्टरी ने क्या किया, अपना ब्लड अंदर डाल दिया। मैं ब्लू कलर से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि पहले ब्लड रुका हुआ था और जैसे हमने थोड़ी सी हवा कम की, आर्टरी को थोड़ी सी जगह मिल गई जाने के लिए, तो अचानक से आर्टरी ने ब्लड अंदर भेजना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही आर्टरी अपना ब्लड अंदर भेजना स्टार्ट करेगी, उस प्रेशर को हम बोलते हैं। तो उस टाइम पे आर्टरी के ब्लड वॉल पे, यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है, इस वॉल पे जो प्रेशर आ रहा है, ये वॉल अचानक से ऐसे रिलैक्स हो जाएगी, फूक जाएगी, क्योंकि उसको अपने अंदर ज़्यादा ब्लड लेना है। तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको हम? सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब अभी तक ये आर्टरी कॉन्ट्रैक्टेड थी, कॉन्ट्रैक्टेड रहने के वजह से इसके अंदर का ब्लड रुक गया था, सर्कुलेट होना रुक गया था, लेकिन अचानक से जब इसके अंदर ब्लड आया तो ये आर्टरी रिलैक्स हो गई। तो आर्टरी कॉन्ट्रैक्टेड थी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब कॉन्ट्रैक्शन को ब्रेक किया हमने जो आर्टरी हमारी जो सिस्टोल कंडीशन में थी, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, तो हमारी आर्टरी जो सिस्टोल कंडीशन में थी, उस सिस्टोल कंडीशन को हमने ब्रेक कर दिया। मतलब कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर हमने प्रेशर डाला तो रिलैक्सेशन हुआ। तो इस कॉन्ट्रैक्शन वाले प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ से जब मतलब आपका ये जो कफ है, इस कफ से ये दो ट्यूब्स जो निकलते हैं, एक ट्यूब आपके मैनोमीटर से कनेक्टेड होती है। तो जैसे ही फर्स्ट ब्लड वेसल अंदर आता है, मतलब जैसे ही आर्टरी के अंदर से ब्लड फ्लो होता है और जैसे फर्स्ट बीट हर्ड होती है, वो फर्स्ट बीट आपके डिवाइस पे ट्रैक हो जाती है। मतलब वो बीट यहाँ तक डिवाइस तक पहुँच जाती है और इस डिवाइस के अंदर का मर्क्यूरी का लेवल ऊपर चला जाता है। तो जो फर्स्ट रीडिंग रिकॉर्ड होती है वो होती है 120 mmHg की। कितनी रिकॉर्ड होती है? 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी। मतलब यहाँ से जैसे फर्स्ट बीट फील हुई, जैसे डॉक्टर को फर्स्ट बीट फील होती है, वैसे ही वो फर्स्ट बीट ट्यूब के अंदर भी अपना वेव्स ट्रांसपोर्ट कर देती है और वो वेव ट्रांसपोर्ट होने की वजह से ये मर्क्यूरी का लेवल राइज हो जाता है और मर्क्यूरी का लेवल राइज होकर हमको नॉर्मल कंडीशन में कितनी रीडिंग देता है? 120 mmHg। कितनी रीडिंग देता है? 120 mmHg। तो सिस्टोलिक प्रेशर का रीडिंग कितना है? 120 mmHg। अब धीरे धीरे डॉक्टर क्या करेंगे, वो स्टार्टिंग में जैसे धीरे धीरे करके हमारे रबर बैग की हवा कम कर रहे थे, वो अब कंटिन्यू हवा कम करते ही रहेंगे और डॉक्टर यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगा कर ही रखेंगे। सो यहाँ पर धीरे धीरे हम हवा कम कर रहे हैं। अब जितनी ज़्यादा तुम हवा कम करोगे उतना आर्टरी खुलने लगेगा, क्योंकि तुम ब्लॉकेज खोल रहे हो और जितना ज़्यादा ब्लॉकेज खुलेगा, पहले आर्टरी को थोड़ा सा जगह मिला था तो आर्टरी ने बहुत ज़्यादा प्रेशर से अपना ब्लड भेजा, लेकिन अब आर्टरी को ज़्यादा जगह मिल रहा है, मतलब आर्टरी का पूरा रास्ता खुल गया है। तो अब आर्टरी को प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अब आर्टरी के अंदर से ब्लड नॉर्मल फ्लो होगा। तो स्टार्टिंग में एकदम प्रेशर के साथ जब ब्लड फ्लो होता है तो कितनी रीडिंग आती है? 120 mmHg। और धीरे धीरे करके एंड में, मतलब जब अब प्रेशर नहीं है, जब पूरा हवा निकल गया है हमारे रबर बैग से और यहाँ का पूरा ब्लॉकेज खुल गया है, तो उस टाइम पे कितनी रीडिंग आती है? 80 mmHg। और उस प्रेशर को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर मतलब पूरा आर्टरी आपका रिलैक्स हो गया है। यहाँ पर आर्टरी कॉन्ट्रैक्टेड था, कॉन्ट्रैक्शन के वजह से ब्लड फ्लो रुक गया था। ब्लड फ्लो जैसे ही स्टार्ट हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ब्रेक हुआ, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो वो कितना रहता है? 120 mmHg। और फिर हम पूरी हवा जब कम कर देते हैं तो लास्ट में जो धीरे धीरे करके ये रीडिंग नीचे आते जाता है और जहाँ पर आकर ये रुक जाता है, मतलब अब नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, अब उससे ज़्यादा नीचे रीडिंग नहीं जाएगा। तो वो कितना होता है? 80 mmHg। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका रीडिंग 120 mmHg आना चाहिए और कम से कम 80 mmHg होना चाहिए। तो दिस इज़ द कंडीशन फॉर नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ये कौन सी कंडीशन होती है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो मतलब अगर आपको ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए बोला गया है तो आपको दो रीडिंग्स चेक करनी पड़ेगी, एक सिस्टोलिक प्रेशर की और एक डायस्टोलिक प्रेशर की। इसको हम कैसे लिखते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, मतलब 120/80 mmHg। ब्लड प्रेशर की रीडिंग इस तरीके से मेजर की जाती है। मतलब आप पहले खुद आर्टरी को ब्लॉक करते हो, फिर उस ब्लॉकेज को धीरे धीरे करके छोड़ते हो, तो जब पहली बार वो ब्लॉकेज खुलता है तो अचानक से पूरा ब्लड आर्टरी के अंदर जाता है। सो दैट इज फर्स्ट पल्स साउंड एंड दैट रीडिंग गिव्स अस 120। आई मीन दैट
प्रेशर गिव्स अस 120 mmHg वाला रीडिंग, और धीरे धीरे करके जब आप पूरी हवा निकाल देते हो रबर बैग से, पूरा नॉर्मल कंडीशन हो जाता है, तो आपका रीडिंग नीचे आके 80 mmHg हो जाता है। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से रीडिंग दिखाई दे रही है आपके ब्लड प्रेशर की, तो दिस इज नॉर्मल कंडीशन। देखो आगे थ्योरी में क्या बताया गया है। एट दिस मोमेंट प्रेशर इंडिकेटेड इन मैनोमीटर इज सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब दिस प्रेशर इज सिस्टोलिक प्रेशर। जो फर्स्ट बीट जो सुनाई देती है या फर्स्ट पल्स जो प्रोड्यूस होती है, एकदम आपने ब्लॉकेज करने के बाद जब आपने उस ब्लॉकेज को खोला तो फर्स्ट टाइम जब ब्लड आगे पास होता है, तो उस फर्स्ट रीडिंग को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। साउंड्स हर्ड ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर आर कॉल्ड एज कोरोटकॉफ साउंड्स, मतलब यहाँ से आपके आर्टरी के पास से जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के रखते हैं तो उनको जो आवाज़ सुनाई देती है, मतलब ब्लड फ्लो होते रहता है ना, जैसे हार्ट की बीट कैसे लब डब साउंड प्रोड्यूस करती है जब हमारे वॉल्स क्लोज और ओपन होते हैं, वैसे ही जब आपका ब्लड पास होता है आर्टरी से तो उस साउंड को, मतलब उस ब्लड पासेज वाली साउंड को हम बोलते हैं कोरोटकॉफ साउंड्स। क्या बोलते हैं उसको? कोरोटकॉफ साउंड्स। प्रेशर इन द कफ इज फर्दर लोअर्ड, और धीरे धीरे करके हम क्या कर रहे हैं, जो मैं आपको पहले बता चुकी, हम इस कफ के अंदर का प्रेशर कम करते जा रहे हैं। प्रेशर इन कफ इज लोअर्ड टिल एनी पल्सेटाइल साउंड कैन नॉट बी हर्ड ड्यू टू स्मूथ ब्लड फ्लो। देखो हमको साउंड कब तक सुनाई देगा? जब तक आर्टरी के ऊपर ब्लड प्रेशर डालेगा। मतलब देखो इमेजिन करो ये आपकी आर्टरी है, ओके, आर्टरी के ऊपर ब्लड एकदम प्रेशर से आ रहा है, वॉल के ऊपर ऐसे प्रेशर डाल रहा है, तो वॉल भी मूव करेगी, और जब वॉल मूव करेगी तो साउंड हर्ड होगा। लेकिन अगर मेरी आर्टरी में ब्लड नॉर्मल फ्लो हो रहा है, मतलब वो वॉल्स को टच ही नहीं कर रहा है, वो ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हमारी आर्टरी की वॉल पल्स करना स्टॉप कर देगी। हमारी आर्टरी की वॉल क्या कर देगी? पल्स प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देगी। तो हम दोनों कंडीशन चेक करते हैं, कितने रीडिंग पर आर्टरी का वॉल पल्स होगा, वहाँ से लेकर, मतलब 120 mmHg से लेकर हम इतना ज़्यादा उस प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं कि ब्लड नॉर्मल फ्लो होने लग जाता है, और नॉर्मल फ्लो जब होता है तो रीडिंग नीचे आ जाती है 80 mmHg पे। सो देखो क्या बताया गया है हमको इधर पे, पहले हमने कफ को टाइट किया आर्टरी ब्लॉक करने के लिए, फिर धीरे से थोड़ा सा हवा निकाला ताकि आर्टरी को थोड़ा सा जगह मिले और ब्लड एकदम से प्रेशर के साथ अंदर जाए। जैसे ब्लड एकदम से प्रेशर के साथ अंदर जाएगा तो वॉल के ऊपर झटका पड़ेगा, जैसे वॉल के ऊपर झटका पड़ेगा तो वॉल हमारी पल्स करेगी। उस पल्सिंग प्रेशर को हम बोलते हैं 120 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर। और धीरे धीरे करके हम उस कफ से हवा निकाल रहे हैं ताकि ब्लड स्मूथ फ्लो होते जाए, और जब ब्लड स्मूथ फ्लो होगा तो रीडिंग धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगी, और कितनी मिलेगी हमको? रीडिंग 80 mmHg। और इस प्रेशर को हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर मतलब अब आपके आर्टरी एकदम रिलैक्स्ड हो गई है। एट दिस मोमेंट प्रेशर इंडिकेटेड इन मैनोमीटर इज डायस्टोलिक प्रेशर। एन ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर और नॉर्मल लेवल शुड रीड 120/80 mmHg। मतलब आपके ब्लड प्रेशर का नॉर्मल लेवल कितना है? 120/80। मतलब एकदम जब आपका आर्टरी ब्लॉक है, ब्लॉक होने के बाद जब आर्टरी को थोड़ी सी जगह मिलती है ब्लड अंदर डालने के लिए, तो फर्स्ट प्रेशर 120 mmHg रहता है, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। और जब आपका आर्टरी पूरा नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, मतलब जब आप यहाँ का कफ पूरा लूज कर देते हो, पहले आपने एकदम टाइट कर दिया था, हवा भर भर के पूरा ब्लॉक हो गया था यहाँ का ब्लड वेसल, तो प्रेशर था 120 mmHg। मतलब थोड़ी सी जगह हमने जब दी तो फर्स्ट टाइम पे प्रेशर आया 120 mmHg। फिर धीरे धीरे करके हमने इस नॉब की मदद से पूरा हवा निकाल दिया, पूरा वो रबर बैग लूज हो गया और आपका ब्लड नॉर्मल फ्लो होने लगा। पहले आर्टरी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, कितना प्रेशर पड़ रहा था? 120 mmHg का, और धीरे धीरे करके जब आपने पूरा इस बैग को लूज कर दिया तो कितना प्रेशर होने लगा? 80 mmHg का। फर्स्ट टाइम वाला जो प्रेशर रहता है, जब आपकी आर्टरी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब आर्टरी रिलैक्स हो जाती है, ये पूरा हवा निकल जाता है, नॉर्मल फ्लो होने लगता है, तो उस प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। और एवरेज रेट कितना होना चाहिए आपके ब्लड प्रेशर का? एवरेज लेवल कितना होना चाहिए? 120/80। 120 सिस्टोलिक, मतलब ऊपर वाला वैल्यू सिस्टोलिक का होता है, डिनोमिनेटर वाला डायस्टोलिक का होता है। सो अगर इस रेंज के आसपास आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है तो इसका मतलब दैट योर ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल, आपकी बॉडी नॉर्मल है। अब समझो, इमेजिन करो कि आपकी बॉडी में जैसे कुछ सीनियर सिटीजन्स होते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाने की आदत होती है, जो बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं, या ओबेस पर्सन जो होते हैं जिनको ओबेसिटी होती है,
उनकी आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज होंगे, उनके आर्टरी में अगर फैट स्टोर होने की वजह से ब्लॉकेजेस हो गए होंगे, तो उनके ब्लड के ऊपर मतलब उनके आर्टरी वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि बीच में ही ब्लॉकेज आ गया है तो ब्लड आगे पास नहीं हो रहा है। ब्लड आगे पास नहीं हो रहा है तो आर्टरी के वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो उस टाइम पे ये प्रेशर और ज़्यादा आएगा, 120 के ऊपर जाएगा ये प्रेशर। तो नॉर्मल रेंज कितना है, 120 से लेके 80, इससे ऊपर भी नहीं जाना चाहिए और 80 से नीचे भी नहीं आना चाहिए। दोनों ही सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। समझ में आई बात? सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेजर ब्लड प्रेशर। आपको मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर अच्छे से समझा है, पक्का? तो अब आगे वाला पार्ट, मतलब ये हमने पहले पीछे वाला पार्ट किया, अब आगे वाला पार्ट करेंगे तो वो अच्छे से समझ जाएगा, पक्का? ऑल राइट। तो अब ये जो थियोरी वाला पार्ट है ये फटाफट देख लेते हैं। पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने ऑलरेडी देख लिया, अब बस फॉर्मेलिटी के लिए ये थियोरी कवर कर लेते हैं ताकि कुछ छूटे ना और आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर तरीके से हो सके। सो अब देखिए आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के पैराग्राफ में क्या बताया गया है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। मतलब ब्लड की वजह से जो आर्टरी वॉल के ऊपर प्रेशर आएगा उसको हम बोलते हैं आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। समझो ये आपकी आर्टरी है, ये क्या है, ये आपकी आर्टरी है और इस आर्टरी के अंदर ब्लड के वजह से जो प्रेशर आ रहा है इस आर्टरी के वॉल के ऊपर, देखो ये ब्लड पूरा वॉल को टच कर रहा है। सो आर्टरी के वॉल के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है ब्लड के वजह से उसको हम बोलते हैं आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। प्रेशर ऑन आर्टेरियल वॉल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, देखो इमेजिन करो, हाँ ये सिचुएशन अच्छे से इमेजिन करो। आपका हार्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब इसके अंदर का ब्लड पूरा कहाँ जा रहा है, आयोर्टा में जा रहा है। आयोर्टा से ये ब्लड कहाँ पर जा रहा है, आपके ब्रेकियल आर्टरी में। यहाँ आपका हाथ है, ये क्या है, रुको मैं इसको दूसरे मार्कर से बनाती हूँ। इमेजिन करो ये आपका हाथ है, ओके, दिस इज़ योर हैंड, अपर आर्म, ये आपका हाथ का ऊपर का साइड है। यहाँ से जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब हार्ट से ब्लड निकल के बाहर आया है, ब्लड निकल के बाहर आया है मतलब वो आयोर्टा में गया है। आयोर्टा से, ये आपका आयोर्टा जो है, आयोर्टा से ब्लड अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। ये आपका आयोर्टा है, आयोर्टा से ब्लड अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो जो ब्लड ब्रेकियल आर्टरी के अंदर जाएगा, इस ब्रेकियल आर्टरी के अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। सो क्या बोला गया है हमको इधर पे, प्रेशर ऑन द आर्टेरियल वॉल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उस कॉन्ट्रैक्शन के वजह से जो आपकी आर्टरी के ऊपर प्रेशर आ रहा है, दैट इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको, सिस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके वजह से ये प्रेशर आया आर्टरी पे। क्या बोला मैंने, आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसकी वजह से आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर आया उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब यहाँ पर जो हम रबर कफ लगा देते हैं, रबर कफ लगाने के बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आपका आर्टरी, एकदम सिकुड़ जाता है, ब्लड ब्लॉकेज हो जाता है। सो दोनों का मिला के हम इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। फॉर अ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट द एवरेज वैल्यू इज़ 120 mmHg। एक नॉर्मल इंसान में सिस्टोलिक प्रेशर कितना मेजर होना चाहिए, 120 mmHg। कैसे मेजर करते हैं वो पूरा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। प्रेशर ऑन आर्टेरियल वॉल ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। फॉर अ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट इट इज़ 80 mmHg। अभी हमको यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रेशर ऑन आर्टेरियल वॉल ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। मतलब यहाँ का जब आपका ब्लॉकेज खुल जाएगा और ब्लड आगे स्मूथ फ्लो होने लगेगा, आपके वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स मतलब यहाँ पर जब फ्रेश ब्लड आने लगेगा वेंट्रिकल्स के अंदर, जब फ्रेश ब्लड आएगा तो आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे। वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे तो आर्टरी के ऊपर का प्रेशर भी खुल जाएगा, क्योंकि ब्लड आगे आसानी से स्मूथ फ्लो होगा, तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर मतलब आपके ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो गए, आपका हार्ट रिलैक्स हो गया। और सिस्टोलिक प्रेशर मतलब आपका ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्टेड था, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड था, इसीलिए सिस्टोलिक प्रेशर। एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में कितना होता है डायस्टोलिक प्रेशर, 80 mmHg। कितना पाया जाता है, 80 mmHg। ब्लड प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, दैट इज 120/80 mmHg। ओके, ऑल राइट। mm मीन्स वो हमारा जो डिवाइस है उसमें मिलीमीटर्स के डिस्टेंस में रीडिंग्स मेजर होती है, और hg मतलब मर्क्यूरी यूज़ कर रहे हैं हम, इसीलिए mmHg। ओके, ब्लड प्रेशर इज नॉर्मली रिटर्न एज 120 mmHg
डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। देखो सिस्टोलिक प्रेशर कितना है 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है 80 mmHg। सो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 40 mmHg का, उसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको हम? पल्स प्रेशर। मतलब अगर आपको अपने आर्टरी में पल्स प्रोड्यूस करनी है तो कितना प्रेशर एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा? 40 mmHg का प्रेशर एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। मतलब 120 mmHg का जब लेवल अगर चाहिए तो 80 में 40 ऐड करो तो आपको पल्स मिलेगी। मतलब आप जब अपना ब्रेकियल आर्टरी को ब्लॉक कर दोगे, ब्रेकियल आर्टरी को ब्लॉक करने के लिए हमको 40 mmHg का प्रेशर डालना पड़ेगा, तब जाके जो आपको फर्स्ट पल्स मिलेगी वो मिलेगी 120 mmHg की। नॉर्मली इट इज़ 40 mmHg। डेविएशंस फ्रॉम नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू इंडिकेट मैल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। अगर आपको नॉर्मल वैल्यू से अलग रीडिंग दिखाई दे रही है, नॉर्मल रीडिंग क्या है ब्लड प्रेशर की? 120/80 mmHg। नॉर्मल वैल्यू क्या है? ये एंट्रेंस में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। नॉर्मल वैल्यू क्या है ब्लड प्रेशर की? 120/80 mmHg। अगर इस रीडिंग से अलग डेविएशन मतलब डिफरेंट, अगर डिफरेंट रीडिंग्स दिखाई दे रहे हैं तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? दैट योर हार्ट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। कुछ तो मैल फंक्शन हो रहा है, कुछ तो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है हार्ट में। इट मे बी ड्यू टू हाई और लो ब्लड वॉल्यूम। ये किसके वजह से हो सकता है? अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो भी ब्लड प्रेशर के ऊपर डिफेक्ट पड़ सकता है। आर्टेरियल इनइलास्टिसिटी और हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, दैट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अगर आपकी आर्टरीज में डिफेक्ट है, मतलब आपकी आर्टरी वॉल ही अगर वीक है या आर्टरी एकदम टफ हो गई है, आर्टरी के ऊपर फैट डिपॉजिट हो गया है, तो उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या कम हो सकता है। डिपोजिशन ऑफ फैट्स। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है? आर्टरीज जो होते हैं उसका वॉल या तो एकदम ज़्यादा थिक हो जाता है या तो हमारी आर्टरी इनइलास्टिक हो जाती है। इनइलास्टिक मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होती है, तो मतलब हमारी आर्टरीज के वॉल के ऊपर कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाता है, फैट नहीं डिपॉजिट होता है, आर्टरी का नेचुरल वॉल डिफेक्ट हो जाता है। सो दैट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। उसमें या तो होल्स हो जाएंगे या तो फॉल्टी लेयर हो जाएगी। सो दैट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और जब आर्टरी के बीच बीच में समझो ऐसा आपका आर्टरी का वॉल है, ये आपका आर्टरी का वॉल है और यहाँ पर ऐसे जब फैट डिपॉजिट होने लग जाएगा तो ब्लड को अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। क्या आप करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। सो जब फैट डिपॉजिट होता है तो इसको अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अथेरोस्क्लेरोसिस। और जब आर्टरी के वॉल में डिफेक्ट हो जाता है, मतलब उसकी वॉल एकदम टफ हो जाती है, मूव नहीं करती है, इनइलास्टिक हो जाती है, तो उसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में आर्टेरियल वॉल डिफेक्टिव होती है और अथेरोस्क्लेरोसिस में फैट डिपोजिशन होता है। सो डिपोजिशन ऑफ फैट्स लाइक कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरीज रिजल्ट्स इन अथेरोस्क्लेरोसिस। रीनल डिजीज मतलब किडनी डिजीज एंड इमोशन इंड्यूस्ड हार्मोनल चेंजेस, ओबेसिटी एट्सेट्रा। आप बहुत ज़्यादा जब इमोशनल होते हो, बहुत ज़्यादा सैड होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, एक्साइटेड होते हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो जब भी आपकी बॉडी नॉर्मल स्टेट से अलग होती है, रेस्ट पे नहीं होती है, तो उसके वजह से आपके ब्लड प्रेशर में बहुत सारे चेंजेस देखे जा सकते हैं। जैसे समझो आप हेल्दी हो लेकिन आप भाग कर आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपका ब्लड प्रेशर हाई पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप भाग के आते हो तो आपके बॉडी के सेल्स ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, तो आपके हार्ट को ज़्यादा ब्लड सप्लाई करना पड़ता है, जिसके वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन्स। ओबेसिटी पर्सन के साथ क्या होता है? ओबेसिटी पर्सन मतलब मोटे इंसान जिनके बॉडी वेट नॉर्मल वेट से ज़्यादा होता है, तो उनके बॉडी में टिश्यू ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा टिश्यू मतलब ज़्यादा सेल्स मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। जितना ज़्यादा बॉडी ऑक्सीजन मांगेगी उतना ज़्यादा हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ओके, ब्लड प्रेशर लोअर देन नॉर्मल, ये तो हमने हाई ब्लड प्रेशर की बात की, लेकिन अगर समझो ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन से लो है, नॉर्मल कितना है 120/80, लेकिन अगर उससे लो है जैसे 90/60, बिलो 90/60, इट इज़ कॉल्ड हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं हम उसको? लो ब्लड प्रेशर। हाइपो मीन्स लो ब्लड प्रेशर। और अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है नॉर्मल कंडीशन से, जैसे कि 140/90, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। ओके, वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ब्लड प्रेशर आर। कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से ब्लड प्रेशर के ऊपर असर पड़ता है? कार्डियक आउटपुट मतलब आपके हार्ट के ऊपर कितनी एक्टिविटी हो रही है, हार्ट आपका कितना हेल्दी है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब हार्ट के आजू बाजू के वॉल और मसल्स हार्ट के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं।
ब्लड वॉल्यूम, आपकी बॉडी में ब्लड कितना है, अगर ब्लड कम है तो भी आपका ब्लड प्रेशर चेंज हो सकता है। लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स, आपका ब्लड वेसल हेल्दी होना चाहिए। मालूम पड़ा बॉडी में नॉर्मल लेवल का ब्लड है लेकिन वेसल ही खराब है। वो बोलते हैं ना पानी साफ है लेकिन पाइपलाइन गंदी है, तो पानी गंदा हो जाएगा। उसी हिसाब से ब्लड वॉल्यूम करेक्ट है लेकिन ब्लड वेसल में डिफेक्ट है तो भी ब्लड प्रेशर के ऊपर असर पड़ सकता है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, आपने देखा होगा किसी किसी का ब्लड बहुत गाढ़ा रहता है, किसी का पतला रहता है, किसी का मीडियम रहता है। सो विस्कोसिटी भी बहुत मैटर करती है। एज के हिसाब से भी ब्लड प्रेशर अलग अलग हो सकता है। जेंडर, मेल फीमेल। वीनस रिटर्न मतलब आपके वेन्स कैसे काम कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेवल पे फिल्टर कर रहे हैं, तो आपके वेन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका हार्ट कितना ज़्यादा ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। आपकी बराबर नींद हो रही है कि नहीं हो रही है। जो लोग कम सोते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनका ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सेल्स को रेस्ट नहीं मिलता है तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन मांगते हैं जिसकी वजह से हार्ट थक जाता है। सो प्रॉपर स्लीप, इमोशंस, एक्सरसाइज, एंजाइटी, नर्वसनेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनके वजह से ब्लड प्रेशर के ऊपर डेविएशंस देखने को मिल सकते हैं। मतलब वेरियस फैक्टर्स है ये कि कब कब ब्लड प्रेशर चेंज हो सकता है। अब आगे क्या बताया गया है, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर्स पर मिनट। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना है, मतलब अपना हार्ट 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड पंप करता है, 5 लीटर। हमने क्या कैलकुलेट किया था, 5040 ml पर मिनट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स पर मिनट। इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस सिस्टोलिक प्रेशर। अगर समझो आप ज़्यादा काम कर रहे हो, आप मैकेनिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हो, आप ज़्यादा शारीरिक वर्क कर रहे हो, तो आपका हार्ट ज़्यादा पंप करेगा ब्लड। जब आपका हार्ट ब्लड ज़्यादा पंप करेगा तो आपके आर्टरी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स। आपके ब्लड वेसल्स अगर पतले होंगे तो उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा ब्लड अंदर जाना चाहता है। सो पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स के वजह से जो रेजिस्टेंस ऑब्जर्व होता है उसको पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ब्लड वेसल एकदम पतले भी नहीं होने चाहिए, एकदम मोटे भी नहीं होने चाहिए, नॉर्मल साइज़ के होने चाहिए ताकि ब्लड स्मूथली फ्लो हो सके, ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर ना हो। Decrease in diameter of arterioles and capillaries under the effect of vasoconstrictors like vasopressin or ADH causes increase in peripheral resistance and thereby increase in blood pressure। आपने excretion and osmoregulation 11th स्टैंडर्ड में आपने एक चैप्टर पढ़ा था excretion and osmoregulation, जिसमें आपने एक हार्मोन पढ़ा था ADH, वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कब रिलीज होता है, जब आपकी बॉडी में वाटर की लेवल कम हो जाती है। बॉडी में जब वाटर का लेवल कम हो जाता है तो आपके ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर पहले आपका नॉर्मल ब्लड वेसल इतना है और बाद में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ब्लड वेसल अगर इतना पतला हो गया तो क्या होगा, इसके अंदर का ब्लड इतना सारा है लेकिन वेसल ही पतली हो गई है तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब ये पूरे ब्लड को अगर इस पतली सी वेसल के अंदर जाना है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के अंदर जाना पड़ेगा, जिसके वजह से हमारी आर्टरी के वॉल के ऊपर, इतनी छोटी सी आर्टरी के वॉल के ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ेगा। सो ये जो ADH हार्मोन होता है जो किडनी से रिलेटेड है, क्योंकि ये ADH हार्मोन किडनी से प्रोड्यूस होता है। मतलब किडनी से प्रोड्यूस नहीं होता है, इसको ब्रेन प्रोड्यूस करते हैं, बट इसका प्रोडक्शन किडनी के फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस वेसोप्रेसिन और ADH हार्मोन इट डिसाइड्स द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्टरीज। मतलब आपके आर्टरी और कैपिलरी का जो रेजिस्टेंस होगा, आपके आर्टरी और कैपिलरीज का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किडनी के ऊपर, वेसोप्रेसिन हार्मोन के ऊपर। तो अगर वेसोप्रेसिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो आपके वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ब्लड जाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आर्टरी के ऊपर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ओके, ऑल राइट। आगे क्या बताया गया है हमको इधर पे, ब्लड लॉस इन एक्सीडेंट्स डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। अगर समझो एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड बह गया है शरीर से, तो वॉल्यूम एकदम से कम हो जाएगी, हर एक ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे पैरालिसिस एंड दस द ब्लड प्रेशर। और इसी की वजह से ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कम हो जाएगी ब्लड का तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। जितना हेल्दी ब्लड होगा, जितना थिक ब्लड होगा, उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा। हेल्दी नहीं, थिक। जितना थिक ब्लड होगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर, क्योंकि थिक ब्लड को पास करने के लिए ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा आर्टरीज़ के अंदर। देखो, कोई भी पतली चीज़ आसानी से फ्लो हो जाती है, लेकिन कोई गाढ़ी चीज़ फ्लो होने के लिए टाइम लेती है। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा विस्कस ब्लड होगा, मतलब जितना ज़्यादा थिक ब्लड होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। सो ब्लड प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। यहाँ तक आपको समझ में आया है पक्का? अब देखो आगे क्या बताया गया है, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज विथ एज।
ड्यू टू इंक्रीज इन इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। धीरे धीरे करके जैसे इंसान एजेड होने लग जाते हैं, जैसे इंसान की उम्र बढ़ने लग जाती है, वैसे वैसे उनके ब्लड वेसल्स जो है वो धीरे धीरे करके इनइलास्टिक होने लग जाते हैं। मतलब वो बोलते हैं ना कि आपने देखा होगा, आपके खुद का एक्सपीरियंस होगा कि रबर बैंड, आपके पास जो रबर बैंड होती है स्टार्टिंग में वो बहुत इलास्टिक होती है, लेकिन उसको 1 साल 2 साल के बाद आप देखो, जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तो वो टूट जाएगी, क्योंकि उसके अंदर की इलास्टिसिटी चली गई है। तो वैसे ही ह्यूमंस के साथ भी होता है, हमारा भी एक एक्सपायरी डेट है। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है यंग एज में बहुत फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होने लग जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कम होने लग जाती है। क्या हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कम होने लग जाती है। अमाउंट ऑफ ब्लड ब्रॉट टू द हार्ट वाया द वेन्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न मतलब क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के वेन्स है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस, ये जो वेन्स है पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आना और उसको हार्ट को देना, इस प्रोसेस को हम वीनस रिटर्न बोलते हैं। वीनस रिटर्न मतलब ब्लड कैरिड बाय वेन्स फ्रॉम द एंटायर बॉडी टू द हार्ट एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर। मतलब हमारा वेन्स कितना ब्लड लेकर आ रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हार्ट को देंगे, फिर हार्ट वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को देंगे, फिर लंग्स से ऑक्सीजन लेकर वो ब्लड वापस हार्ट के पास आएगा। सो यहाँ पर भी बहुत मैटर करता है कि कितना ब्लड आप प्यूरिफाई करके आपके वेन्स वापस हार्ट को लाकर दे रहे हैं, क्योंकि मालूम पड़ा हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ट्रांसपोर्ट कर दिया, लेकिन अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास पहुँचा ही नहीं और हार्ट खाली बैठा है। अगर हार्ट खाली बैठा है तो अब जब सेल्स को नए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो हार्ट के पास नया ब्लड है ही नहीं, क्योंकि साइमल्टेनियस प्रोसेस होना चाहिए। जब एक बार हार्ट से प्योर ब्लड निकलता है, उसी टाइम पे हार्ट से इम्प्योर ब्लड निकल के लंग्स के पास जाता है, ओके, पल्मोनरी वेन्स की मदद से। सो इसी तरीके से वीनस रिटर्न के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा होगा। अगर वेन्स बराबर ब्लड लाकर दे रहे हैं हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड, तो हार्ट उसको लंग्स को देगा, लंग्स प्यूरिफाई करके उसको वापस हार्ट को देंगे, तो प्रेशर मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर वीनस रिटर्न में ज़रा भी प्रॉब्लम हो गई तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या कम हो सकता है। ओके, अब आगे क्या बताया गया है, ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल। आपका ब्लड वेसल कितना लंबा है कितना छोटा है उसके ऊपर भी ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। छोटा ब्लड वेसल होगा तो ज़्यादा प्रेशर जाएगा, लंबा ब्लड वेसल होगा तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय वेसो कंस्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन। वेसो मतलब वेसल, कंस्ट्रिक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपका वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अगर आपका वेसल डायलेट हो जाएगा मतलब एक्सपांड हो जाएगा तो ब्लड स्मूथ फ्लो होने लगेगा। सो वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो डायलेशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो सकता है। फीमेल्स हैव स्लाइटली लोअर ब्लड प्रेशर देन मेल्स। इस लाइन को अंडरलाइन करो, फीमेल्स का ब्लड प्रेशर मेल्स के ब्लड प्रेशर से कम होता है। फीमेल्स हैव स्लाइटली ब्लड प्रेशर देन मेल्स हर एज बिफोर मीनोपॉज, मतलब मीनोपॉज के पहले, जब तक फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब यंग एज से लेकर जब तक वो 40-45 ईयर्स की होती है तब तक कंपैरेटिवली एवरेज एक सर्वे निकाला गया है कि एवरेज रेट अगर देखें तो फीमेल्स का ब्लड प्रेशर मेल्स के ब्लड प्रेशर से कम होता है बिफोर मीनोपॉज। आफ्टर मीनोपॉज फिर फीमेल्स का भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। However, the risk of high blood pressure increases in the females after menopause sets in। मतलब जब तक menstrual cycles हो रहे हैं, जब तक menstruation बराबर हो रहा है, तब तक फीमेल का ब्लड प्रेशर लो रहेगा मेल्स से। लेकिन जब फीमेल का menopause स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जब फीमेल के menstruation रुक जाएंगे, तो उसके वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से वापस ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है फीमेल्स के अंदर। तो आई होप आपको ये पार्ट आज का समझ में आया होगा। हमने क्या क्या कवर किया, हमने मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर देखा, ब्लड प्रेशर का इंट्रोडक्शन देखा। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब क्या होता है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन के वजह से वो ब्लड आयोटा में भेजता है, आयोटा से वो ब्लड ब्रेकियल आर्टरी में जाता है। तो ब्रेकियल आर्टरी में जब वो ब्लड जाता है तो हम जब उसको कफ से टाइटली बांध देते हैं तो ऊपर आपका आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन मिला के बनाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और जब आप उस कफ को स्लाइटली रिलीज़ करते हो, स्लाइटली उसके अंदर की हवा को डिफ्लेट करते हो, तो जो पहला ओपनिंग मिलता है आर्टरी को, उस पहली ओपनिंग में ही आर्टरी मौका देख के अपना ब्लड आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो जितने प्रेशर से वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है वो होता है 120 mmHg का। तो सिस्टोलिक प्रेशर इज़ 120 mmHg। और फिर फाइनली जब हम उस कफ की पूरी हवा निकाल देते हैं, जब नॉर्मल अपना सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब आपके हार्ट रिलैक्स स्टेट में है तो आपका आर्टरी भी रिलैक्स स्टेट में हो जाएगा, कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, ब्लड स्मूथली फ्लो होगा।
तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर विच इज़ 80 mmHg। आपका नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होना चाहिए, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर। अगर 140/90 mmHg से ऊपर गया ब्लड प्रेशर या 90/60 mmHg से नीचे आया ब्लड प्रेशर, तो दोनों ही रिस्की सिचुएशन है। हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपोटेंशन। हमने बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। प्लीज़ इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है लेकिन बार बार देखिए, टेक्स्ट बुक रीड करिए तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। I have tried my best to explain you these topics in very easy terms. I hope that this video will be helpful to you. Please make sure that you go through the entire concept and you go through the entire playlist which have very different videos of the topics, and make sure that you stay tuned with our channel. We will be uploading new sessions as soon as possible. Till then, stay tuned. See you soon. Thank you. And if you haven't shared these videos with your friends, तो please उनके साथ share करो, help them also. Bye bye.